नमस्कार। मैं नीरज जैन, लोकायत का संयोजक पूना से। आज आप लोगों के सामने प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना रिलीफ पैकेजेस की असलियत के बारे में बात करने जा रहा हूं। 12 मार्च को अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एकदम गर्व के साथ ये घोषणा की कि भारत सरकार ने अभी तक कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है, जो कि जीडीपी का लगभग 10% है। लेकिन यदि उसका विश्लेषण करें तो समझ में आएगा कि ये सिर्फ हवाबाजी थी। ज्यादातर उसमें खोखली घोषणाएं थी। उन घोषणाओं की बदबू से यदि असलियत निकाली जाए कि वाकई कितना खर्च हुआ है, तो अधिक से अधिक 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है सरकार। अनेक स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि सरकार ने सिर्फ 1.6 से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच में पिछले यानी 24 मार्च से लेकर और मई मध्य तक अधिकतम इतना ही खर्चा किया। यह रकम जीडीपी की 1% से भी कम है। 10% नहीं, जो प्रधानमंत्री ने दावा किया, वापस जो 1% से कम है। और ये दुनिया के ज्यादातर देशों ने जो राहत पैकेज घोषित किए हैं उससे बहुत ही कम है। अब इस पैकेज का विश्लेषण किया जाए कि इसमें क्या क्या था। नहीं होगी, जरूरत नहीं, वापस। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने, आपको आश्चर्य होगा कितना खर्चा किया है, सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। उसमें से भी लगभग आधा उन्होंने कहा है कि हम अगले 2 सालों में खर्च करेंगे, यानी तुरंत सिर्फ 7,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि देश के अस्पतालों में इतनी भयंकर स्थिति है। हमने टेस्टिंग के आंकड़े दिए ही थे कि टेस्ट कितने कम हो रहे हैं। सरकार की इतनी कम चिंता है स्वास्थ्य सेवाओं की कि उन्होंने सेना के द्वारा अस्पतालों पे फूल तो बरसाए, लेकिन डॉक्टर्स को पीपीई किट्स और मास्क भी उपलब्ध नहीं कराए, जिसके चलते कि अनेक डॉक्टर मर चुके हैं और मरने वाले डॉक्टरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार ने अब उसके आंकड़े ही घोषित करने बंद कर दिए। सरकार का असली चरित्र इससे भी समझ में आता है कि इस महामारी के समय में भी उसने इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो आरक्षण था, जात के नाम पे नहीं, पैसे के नाम पर, कि आप अमीर हैं तो आप निजी अस्पतालों में बढ़िया इलाज करा सकते हैं, गरीब आदमी है तो सरकारी अस्पताल में चले जाइए, बच गए तो बच गए। महामारी में भी ये जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बनाए रखा है। आप यदि गरीब आदमी हैं तो सरकारी सुविधाओं में जाइए, आपका टेस्ट होगा, रिपोर्ट 5-6 दिन बाद आएगी। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट में टेस्टिंग कराइए, बीमार पड़ गए तो प्राइवेट में जाइए, 2, 4, 5, कभी कभी 10 लाख भी खर्च हो जाएंगे। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके बचने की संभावना भी ठीक ठाक है। रिलीफ पैकेज का तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे सरकार ने नहीं के बराबर खर्चा किया। रिलीफ पैकेज का दूसरा कंपोनेंट था, स्लाइड, जो वाकई जिसमें कुछ है दम, कि उन्होंने गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। 26 मार्च को सरकार ने घोषणा की कि वो लोगों को जो 5 किलो राशन व्यवस्था के तहत मिलता है, उसके अलावा सरकार मुफ्त में हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल उपलब्ध कराए। लेकिन ये घोषणा सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो राशन व्यवस्था के हकदार हैं। लेकिन हमारी राशन व्यवस्था इतने सारे लोगों को इससे बाहर रखती है, यानी इतने सारे लोग राशन व्यवस्था के बाहर हैं, कि सरकारी वेबसाइट ये स्वीकारती है
कि देश में लगभग 60 करोड़ लोगों को इस सरकार के इस कदम से फायदा हुआ, जबकि अर्थशास्त्रियों का अंदाज है कि कम से कम 90 करोड़ लोगों को ये मदद चाहिए। उदाहरण के लिए सारे माइग्रेंट लेबर्स राशन व्यवस्था का फायदा नहीं उठा सकते और उनकी संख्या लगभग 8 से 14 करोड़ है। यही कारण है कि जब ये सारा माइग्रेंट लेबर जब घर पैदल निकल पड़ा, क्योंकि सरकार ने न उनको राशन दिया न कोई कैश ट्रांसफर दिया, और लोग सैकड़ों किलोमीटर, कुछ लोग तो हजारों किलोमीटर पैदल निकल पड़े अपने गांव के लिए, देश भर में हल्ला मचा। तो अंत में अपने मई के रिलीफ पैकेज में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि माइग्रेंट लेबर को भी 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के बाद भी, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, कई करोड़ लोग थे जो कि इस मुफ्त के राशन का फायदा नहीं उठा पाए। अब कल ही प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है उसमें उन्होंने अगले 4 महीनों के लिए इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन उसमें भी एक पेंच है। सिर्फ जो लोग राशन व्यवस्था एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिनके पास राशन कार्ड हैं और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, यानी लगभग सरकार के हिसाब से 80 करोड़ लोग, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये राशन मिलेगा। वैसे पहले भी यही घोषणा हुई थी कि जो लोग एनएफएसए के तहत आते हैं उनको मिलेगा, लेकिन सरकार की वेबसाइट बताती है कि सिर्फ 80 के बदले 60 करोड़ लोगों को उस समय मदद मिली। अब ये कितने लोगों को अगले 4 महीनों में देंगे वो समय बताएगा। इसका असल में सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि राशन व्यवस्था को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, उसको सारे लोगों को इस देश में उसका हकदार बना दिया जाए। जिसको चाहिए राशन व्यवस्था से जाकर राशन ले ले। ये संभव है इस देश के लिए। असल में सच्चाई ये है, अगली स्लाइड, कि देश के गोदाम अनाज से ओवरफ्लो कर रहे हैं। 1 अप्रैल को हमारे राशन व्यवस्था में जो गोडाउन्स हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उसमें स्लाइड देखिए, उसमें स्टॉक्स थे 58.5 मिलियन टन, जबकि सरकार को जो बफर स्टॉक चाहिए होता है वो सिर्फ 21 मिलियन टन का है। इसका मतलब है कि लगभग 37 मिलियन टन एक्स्ट्रा था। और रबी की फसल अभी आनी है और इस साल रबी की फसल अच्छी हुई है। तो यदि सरकार, मान लीजिए कि पूरे देश में सारे लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए और 5 किलो नहीं 10 किलो उपलब्ध कराया जाए और फ्री में उपलब्ध कराया जाए, तो इसका मतलब होगा कि कुल 100 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज 3 महीनों के लिए दिया जाए तो भी सिर्फ 30 मिलियन टन होता है, और इनके पास 58.5 मिलियन टन से आराम से दे सकते हैं। तो ये हो सकता है। और रबी की फसल अभी आनी है। उसके अलावा क्या क्या कदम उठाए गए रिलीफ पैकेज में? तीसरा कदम जो उठाएगा, नहीं स्लाइड नहीं, तीसरा कदम जो उठाया गया वो ये था कि गरीबों को कुछ कैश ट्रांसफर किया गया। लेकिन वो इतनी कंजूसी का है, पता नहीं प्रधानमंत्री ने किस मुंह से कल अपनी प्रशंसा की है कि उन्होंने इस देश के गरीबों को कितने करोड़ रुपए बांटे हैं। आंकड़ा देखिए, हर गरीब महिला को 3 महीनों के लिए 500 रुपए, यानी कुल मिलाकर 1,500 रुपए दिया गया। आप ही बताइए कि 500 रुपए से किसी परिवार का 1 महीने में खर्चा कैसे चल सकता है। उसके अलावा बुजुर्गों को 1 टाइम पेंशन दिया गया 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए, उसमें आप 3 महीने चलाइए, कैसे चल सकता है? इनमें से कोई नेता 500 रुपए महीने पर अपना खर्चा चलाकर दिखाते, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री इस पर गर्व के साथ भाषण देते हैं कि हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए इस देश में गरीबों के बीच में बांटे। दिक्कत वही है कि सिर्फ कुछ 1,000 करोड़ रुपए बांटे, जितनी जरूरत थी कुछ लाख करोड़ की
जैसे कि हम आगे देखेंगे। फिर सरकार ने घोषणा की है रिलीफ पैकेज में कि वो सारे किसानों को 2,000 रुपए इमीडिएट कैश ट्रांसफर करेंगे। असल में ये राहत पैकेज का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने सिर्फ रीपैकेजिंग किया है। ये घोषणा 2020 के बजट भाषण में हुई थी और इसका एलोकेशन बजट में हो चुका है। तो सरकार ने किसानों को कुछ नया नहीं दिया। असल में ये अमाउंट पहले ही किसानों को मिल जाना चाहिए था। सरकार ने किसानों को दिया नहीं और अब कहा है कि हाँ, हम इसको अब कोरोना पैकेज के तहत दे रहे हैं। तो बजट में तो एलोकेशन पहले ही था, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई एलोकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर ये रिलीफ पैकेज का हिस्सा कैसे हुआ? रिलीफ पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है बिजनेसेस को लोन। अब आप ही बताइए, कोरोना संकट में जब पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, लोगों के पास पैसे लगभग नहीं के बराबर हैं, तो कोई बिजनेसमैन को यदि आप इकोनॉमी जब आप अनलॉक कर रहे हैं और कोई बिजनेसमैन को अपना धंधा फिर दोबारा शुरू करना है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास उत्पादन के लिए पैसे नहीं है। उसकी समस्या ये है कि यदि वो उत्पादन कर देगा तो खरीदेगा कौन, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है लॉकडाउन के चलते। तो जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि लोगों को कैश ट्रांसफर किया जाए ताकि लोगों के जेब में पैसे आए, ताकि लोग सामान खरीदें, ताकि बिजनेसमैन अपना उत्पादन शुरू कर सके। इसके बदले सरकार ने घोषणा की कि बिजनेसमैन को लोन दे देंगे। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है? फिर इस पर दूसरा मजाक ये कि ये पैसा तो सरकार को देना ही नहीं है, लोन तो बैंक देंगे। सरकार ने वो रिलीफ पैकेज कहां दिया है? वो तो बैंक दे रहे हैं ना। लेकिन सरकार ने कहा कि ये हम दे रहे हैं, यानी अपने रिलीफ पैकेज में इसको भी जोड़ दिया। यदि सरकार वाकई गरीबों को कैश ट्रांसफर की होती तो दो काम एक साथ हो गए होते। पहली बात ये कि सारे गरीब लोगों को कुछ राहत मिली होती, और दूसरी बात ये कि क्योंकि डिमांड बढ़ गई होती तो इकोनॉमी फिर दोबारा शुरू हो गई होती। बिजनेसेस उत्पादन शुरू करते, लोगों को काम पे रखते, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो फिर वो भी कुछ खर्चा करेंगे और इस तरह से इकोनॉमी चालू हो जाएगी। बाकी सारी घोषणाएं अगले 5 दिनों में सिर्फ खोखली घोषणाएं। 5 दिन मतलब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद वित्त मंत्री सीतारमन जी ने 5 दिन तक रिलीफ पैकेज वो घोषित करती रही, यानी भरपूर घोषणाएं की, कई घंटे बोली, लेकिन उसमें सब हवाबाजी। वो उनमें से ज्यादातर घोषणाएं सरकार भविष्य में क्या करेगी इसकी थी। यानी ये वैसी ही बात हुई कि कोई आदमी किसी बीमारी से मर रहा हो, उसका इलाज करने के बदले आप उससे चर्चा करना शुरू करो कि अगले साल तुमको घर बनाने के लिए कर्जा देंगे। अरे भाई, अभी मर रहे हैं, उसका तो कुछ करो। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसानों को भविष्य में मदद के लिए, किसानों की भविष्य में मदद के लिए सरकार एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएगी, यानी खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए का, ताकि उसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह बनाई जाए। अब ये तो भविष्य की बात है ना। किसानों को तुरंत क्या चाहिए? तुरंत उनकी समस्या ये है कि उनकी लॉकडाउन के चलते उनकी फसल बिकी नहीं है, तो उनका परिवार भूख से मर रहा है। खरीफ की फसल की बुआई शुरू होने वाली है, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको तुरंत कोई आर्थिक मदद चाहिए ताकि इन दोनों चीजों से वो लड़ सकें, परिवार को भोजन मिले और आने वाली फसल के लिए बीज, खाद वगैरह के लिए कुछ पैसे मिले। इसके बदले घोषणा क्या हुई कि हम भविष्य में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्च करने वाले। तो ये राहत पैकेज कैसे हुआ इस समस्या से लड़ने का? यही गैर गंभीर रवैया भारत सरकार का, यही जन विरोधी रवैया
इस बीमारी से लड़ने का, जिसके कि यानी 24 मार्च के पहले सरकार ने लगभग 2.5 महीने बिता दिए लापरवाही करने में, इस बीमारी से लड़ने के कोई कदम नहीं उठाए गए। फिर 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया और उसके बाद जो 2 महीने थे, उस 9 सप्ताह थे, उसमें भी कुछ नहीं किया बीमारी से लड़ने के लिए। यही कारण है, नेक्स्ट स्लाइड, कि ये बीमारी लॉकडाउन खुलने के बाद पिछले 15 दिनों में, आज क्या तारीख है, पिछले 1 महीने में केसेस की संख्या 2 लाख से 5 लाख क्रॉस कर चुकी है। भारत में अब दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा नंबर के केसेस हैं। मरने वालों की संख्या 16,000 क्रॉस कर चुकी है, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि असली आंकड़ा ये से काफी ज्यादा है, लेकिन 16,000 भी दुनिया में अब 8वें सबसे ज्यादा नंबर पर है। यदि देश में वाकई एक जन पक्षधर या एक समाजवादी सरकार केंद्र में होती सत्ता में, तो ये बीमारी व्यवस्थित नियंत्रित हो चुकी होती इतने दिनों में, और हम इत्मीनान से बिना डरे लॉकडाउन की शुरुआत, अनलॉक करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगले मुद्दे पर जाएं कि यदि इस बीमारी से वाकई लड़ना था, तो फिर एक वास्तविक, एक जेन्युइन राहत पैकेज के क्या क्या तत्व होते, अब जरा उसकी चर्चा करें। हमारे हिसाब से कम उसके 4 महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए थे। पहली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। चीनी कम, हल्का चीनी। क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए थे? पहला ये कि जीडीपी का 1.5% भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्चा करती है। उसको कम से कम भारत सरकार को डबल करना चाहिए था, जिस पर हमने पहले काफी विस्तार से बातचीत की है। जिसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य पर खर्चा 1.5% से 3% पे लाना चाहिए था, जिसका मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार को लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए और खर्च करने चाहिए। यहां पे हम ये बता दें कि ये जो 1.5% है, ये केंद्र और राज्य सरकार का टोटल खर्चा है हेल्थ सेक्टर पर। लेकिन कोरोना संकट के समय ये सारे जो हम कदम बता रहे हैं, केंद्र सरकार ये खर्चा कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ही तत्काल पैसे इकट्ठा कर सकती है, फटाफट पैसे जनरेट कर सकती है। वो कैसे हम आगे देखेंगे। तो इसलिए हम ये सारे जो मद हम बताने जा रहे हैं, ये सारे केंद्र सरकार ये पैसे रेज कर सकती है, उसका अमाउंट बता रहे हैं। तो जो पहला कदम उठाना चाहिए था, वो था कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्चा डबल किया जाए, जिसका खर्च होगा 3.4 लाख करोड़। दूसरा कदम ये था कि सारे लोगों को देश में 7,000 रुपए महीना हर गरीब व्यक्ति को सरकार कम से कम 3 महीनों के लिए ट्रांसफर करे। इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। स्लाइड, पहला ये कि 2,000 रुपए का राशन उपलब्ध कराए, जो इन्होंने एक हद तक किया भी है, और उसके साथ ही हर परिवार को कम से कम 5,000 रुपए प्रति महीना कैश ट्रांसफर किया जाए 3 महीनों के लिए। अब यदि ये माना जाए कि मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग को ये मदद की जरूरत नहीं है, तो देश में लगभग 27 करोड़ परिवार हैं। उनमें से यदि 80% को ये मदद देने की जरूरत है, तो ये टोटल अमाउंट 3 महीने का आता है लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसके अलावा इस रिलीफ पैकेज का तीसरा तत्व होगा
कि चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपने गांव लौटे हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार खत्म हो गए हैं, तो गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा, जिसके लिए नरेगा की स्कीम को सरकार को और विस्तारित करना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार नरेगा पर लगभग इस साल का उनका बजट है 60,000 करोड़ रुपए का, तो उसको कम से कम तिगुना करना होगा, यानी नरेगा के बजट को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए करना होगा, और हर परिवार, हर इच्छुक परिवार को 100 दिनों के बदले 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होगा। चौथी स्कीम, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये उसके अलावा सरकार को शहरों के लिए एक नई नरेगा की ही लाइंस पर एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करनी पड़ेगी। यदि छोटे शहरों तक फिलहाल इसको केंद्रित रखा जाए, क्योंकि बड़े शहरों में फिर भी रोजगार की ज्यादा संभावना है, तो छोटे शहरों में हमारा अंदाज है कि यदि हर इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो इन छोटे शहरों में लगभग 3.7 करोड़ लोग, करोड़ परिवार हैं। तो इसका कुल खर्चा हमने एक दूसरे लेख में अंदाज लगाया है कि लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपीस आएगा। ये चारों जो मद हैं, इसमें जो, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जो इसको टोटल कर लिया जाए तो ये टोटल होता है लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए। यह कोई ज्यादा रकम नहीं है, जीडीपी का सिर्फ 5.5% है। और सरकार ने जो अपना नकली रिलीफ पैकेज घोषित किया है 20 लाख करोड़ रुपए का, उसका तो ये सिर्फ 1/4 है। यह तो, इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा, यह तो न्यूनतम है। फिर इकोनॉमी को थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार को खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे खेती गंभीर संकट में है तो खेती पर खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, गांव पर आधारित कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए सरकार खर्चे कर सकती है, वगैरह वगैरह। तो यदि हम ये मानकर चले कि इस तरह के सारे अन्य कदम जो सरकार को उठाने की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, यदि ये टोटल अमाउंट हम ये मान लें कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए सरकार और खर्चा करती है, वापस स्लाइड लाना, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा लगभग 22 लाख करोड़ रुपए। तो यानी अब यदि सरकार एक वास्तविक 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करती है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ हम जीडीपी का 10% का एक रिलीफ पैकेज घोषित करना चाहते हैं, तो हमारा यह कहना है कि सरकार ने जो फर्जी पैकेज घोषित किया, यदि सरकार एक वास्तविक 22 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित कर देती है तो वाकई हम इस कोरोना संकट से लड़ सकते हैं। अब अगला मुद्दा है कि ये 22 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से। इतने जो पैसे हमने कहा है कि भाई सरकार को इतना पैकेज घोषित करना चाहिए, चूंकि अभी जो मोदी सरकार ने घोषित किया वो कहने को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था, लेकिन असल में सिर्फ 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। तो उसके लिए सरकार को ज्यादा चिंता नहीं करनी थी कि पैसे कहां से आएंगे। लेकिन यदि एक वास्तविक तौर पे 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर दिया जाएगा तो सवाल होगा कि भाई वो पैसे कहीं से आने चाहिए ना। तो चलिए वो देखा जाए कि ये पैसे कहां से आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये पैसे सरकार 2 तरीकों से इकट्ठा कर सकती है। पहला है अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर, और दूसरा है, हो गया, अतिरिक्त बोरोइंग करके। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले मुद्दे पर बात करें, हाँ वही स्लाइड, अमीरों पर टैक्स बढ़ाना। मोदी सरकार के 6 सालों में अमीरों की संपत्ति जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। जैसे हमने पहले भी कहा कि इतनी अमीर परस्त सरकार इस देश में आजादी के बाद कभी नहीं थी। सिर्फ 6 सालों में देश में अरबपतियों की संख्या 2014 में 56 थी, वो लगभग दुगनी हो चुकी है। 2019 में ये फोर्ब्स जो लिस्ट घोषित करता है उसके आंकड़े हैं, 2019 में अरबपतियों की संख्या 106 थी।
और इनकी कुल संपत्ति, आंकड़ा देखिए, 2014 में 191 बिलियन डॉलर्स थी, वो दुगनी होकर 408 बिलियन हो गई थी 2019 में। इसको यदि रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 29 लाख करोड़ रुपए होता है, जो कि भारत सरकार का पिछले साल का जो कुल बजट आउटले है उससे भी ज्यादा है। तो यानी स्पष्ट है, नेक्स्ट स्लाइड, कि अमीरों के पास भरपूर पैसा है, तो उन पर यदि हम एक थोड़ा टैक्स लगा दें, और मोदी जी ने अपने भाषण में कहा ही है कि भाई देश के हर तबके को कुर्बानी करनी चाहिए इस संकट से लड़ने के लिए, तो सरकार क्यों ना इन अमीरों पर भी, इन अमीरों से भी कहे कि आप भी थोड़ी कुर्बानी कीजिए। तो यदि इन अमीरों पर सरकार सिर्फ 2% वेल्थ टैक्स लगा दे, देश के सबसे अमीर 1% लोगों पर, तो उनके पास इतनी संपत्ति है कि इससे भारत सरकार को 9.5 लाख करोड़ एक साल में मिल जाए। उसके अलावा सरकार अमीरों पर एक वारसा कर भी लगा सकती है, इनहेरिटेंस टैक्स। ये कोई अजीबोगरीब टैक्स नहीं है, दुनिया के बहुत सारे पूंजीवादी देशों में ये टैक्स है। उसका कारण ये है, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं, यदि ये माना जाए कि अमीर अमीर इसलिए कि वो बहुत काबिल हैं, तो उनका सारा पैसा उनके बच्चों को क्यों मिले? उनका पैसों का एक हिस्सा सरकार को भी मिले, यानी देश की जनता को भी मिले। तो यदि बहुत सारे देशों में तो 40-50% इनहेरिटेंस टैक्स है, हमारा प्रस्ताव है कि यदि सिर्फ सरकार 33% वारसा कर लगाए देश के सबसे अमीर लोगों पर, हर व्यक्ति पर नहीं, जो सबसे अमीर लोग हैं जिनके पास भरपूर संपत्ति है, यदि उनके ऊपर सरकार 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगा दे, तो उससे सरकार की आमदनी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए एक साल में हो जाएगी। और फिर उसके अलावा सरकार कर्ज ले सकती है या नोट छाप सकती है, इफेक्टिवली बात एक ही होती है, हल्का सा फर्क है। तो फिलहाल सरकार ने 2020 के बजट में घोषणा यह की थी कि वो 8 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग्स करेंगे। हमारा प्रस्ताव है कि सरकार उसको डबल कर सकती है। 8 लाख करोड़ रुपए और बोरो करना कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। यदि मान लिया जाए कि सरकार नोट छापने के बदले बोरोइंग ही करती है, तो कुल बोरोइंग हो गई 16 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमारे जीडीपी का मुश्किल से 7% हुआ। और एक्स्ट्रा बोरोइंग तो सिर्फ उसकी आधी है ना, 8 लाख करोड़ रुपए। 8 लाख करोड़ रुपए का मतलब हुआ हमारे जीडीपी का लगभग 3.5%। दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना संकट से लड़ने के लिए जो बोरोइंग कर रहे हैं वो उनकी जीडीपी का 10 से 20% है। हम तो सिर्फ 3.5% और बोरोइंग करने की बात कर रहे हैं। तो यदि ये तीनों जोड़ दिए जाएं, तो कुल मिलाकर स्लाइड जो टोटल इनकम होगी इन तीनों तरीकों से, वो नीचे देखिए, वो अमाउंट होगा 24 लाख हो गया, 24 लाख करोड़ रुपए, बस काफी। जी हाँ, भारत सरकार चाहे तो इस महामारी से लड़ने के लिए 24 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकती है। यह कुछ स्वप्न जैसा लगता है, क्योंकि हमारा कुल बजट 28 लाख करोड़ का होता है। हम बजट को लगभग डबल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में यह कोई स्वप्न नहीं है। विकसित राष्ट्र इस महामारी से लड़ने के लिए अपनी जीडीपी का 10 से 20% खर्च कर रहे हैं। हमारी जो रकम है 24 लाख करोड़, ये सिर्फ जीडीपी का 11% होती है। यानी ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यदि और देशों की तुलना की जाए तो इतना सरकार को करना ही चाहिए।